गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का ही चैप्टर 6 जो है उसका पार्ट 3 में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को कंटिन्यू करेंगे आगे। कल हमने पढ़ा था कि कैसे अर्ली ईयर्स में जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो उनका कंसंट्रेशन था कि जो कॉटन ग्रोइंग जो बेल्ट है आपके महाराष्ट्र और गुजरात की हम बात कर रहे थे कल, ठीक है। ये आपके मैप में जो है मैप स्किल्स जो होती हैं आपके क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें आपको लोकेट करने के लिए आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो हम कल पढ़ रहे थे कि कैसे ये जो कंसंट्रेशन था इनका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का वो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट जो महाराष्ट्र और गुजरात में वहाँ पे ही था। क्यों था उसके बारे में इसको आज कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके रीजंस थे, पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जो है कॉटन वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होता था, इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात में जो है हम लोगों ने ये स्टार्टिंग करी थी। नेक्स्ट है आपके मार्केट प्लेस, ठीक है। तो मार्केट प्लेस जो है वो भी अवेलेबल है पास में ही। ट्रांसपोर्ट्स इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज़, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट एक्सेट्रा। आपने ज्योग्राफी का जो चैप्टर पढ़ा था एग्रीकल्चर, उसमें आपने पढ़ा था कि कॉटन के लिए आपको मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो फैसिलिटीज़ है क्लाइमेटिकल और जो फैसिलिटीज़ है लेबर की, पोर्ट की, ये सब चीज़ें जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है ये मार्केट प्लेस और आपका जो अवेलेबल है रॉ मटेरियल, ये सारी कंडीशंस फेवरेबल होती है महाराष्ट्र और गुजरात में जो ये कॉटन ग्रोइंग बेल्ट कहलाता था। वहाँ पे ये रीजंस थे कि वहीं पे इन्होंने स्टार्टिंग करी, यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ सेटअप करने के लिए। तो ये रीजंस आपको एग्जाम्स में भी अगर पूछे जाते हैं तो आपको इसी तरीके से पॉइंट्स में लिखने होंगे। एंड ऑल्सो लिंक्स विथ एग्रीकल्चर, ये जो है इंडस्ट्रीज़ आपके एग्रीकल्चर के साथ भी लिंक करती है। ये प्रोवाइड करती है लिविंग टू द फार्मर्स, वर्कर्स एंगेज्ड इन स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एक्सेट्रा। ये जो होती है टेक्सटाइल, जो कॉटन टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्रीज, वो आपको जो है फार्मर्स हैं उनको भी जो अपना रोज़ी जो है उनका एम्प्लॉयमेंट जो है उनको देता है रोज़गार। और वर्कर्स जो कि एंगेज्ड होते हैं कौन से काम में, स्पिनिंग, वीविंग और डाइंग में, उनको भी ये काम मिलता है। जो लोग ये स्पिनिंग का बुनकर जो होते हैं, कताई जो करते हैं या डाई करते हैं कपड़ों को, उनको यानी फार्मर्स, वर्कर्स जो कि स्पिनिंग, वीविंग और डाइंग वाला काम करते हैं कपड़ों को रंगने का, ठीक है। तो ये तीनों चारों जो वर्कर्स होते हैं उनको भी हेल्प मिलती है। तो ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको लिंकेज है एक दूसरे से, जो ये वर्कर्स को हेल्पफुल होती है। क्लियर? ये इंडस्ट्रीज़ सपोर्ट करती मैनी अदर इंडस्ट्रीज़, और भी दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको भी सपोर्ट करती, जैसे केमिकल्स, जैसे डाइंग वाला जो वर्क होता है तो उसमें केमिकल्स की ज़रूरत होती है, डाइस की ज़रूरत होती है। तो ये मील स्टोर्स जो हैं, पैकेजिंग मटेरियल वाले हैं या इंजीनियरिंग वर्क्स वाले, इन सबको, इन सारी इंडस्ट्रीज़ को, इन सारे वर्कर्स को भी जो है ये हेल्पफुल होती है, उनको सपोर्ट करती है। यानी ये और भी लोगों को जो है वर्क देती हैं, उससे इनको सपोर्ट मिलता है। वाइल स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, जबकि महाराष्ट्र में जो है स्पिनिंग मेन था, वहाँ पे कंटिन्यू चलती रही, केंद्र रहा। गुजरात और तमिलनाडु जो है वीविंग जो है वहाँ पे होती हैं और हाईली डिसेंट्रलाइज थी वहाँ पे, टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिज़ाइंस ऑफ वीविंग इन कॉटन, सिल्क, जरी एंड एम्ब्रॉयडरी। यहाँ पे जो है आपके वीविंग जो है उसके अलग अलग टुकड़ों में जो है उसको प्रोवाइड किया गया था, ताकि बहुत सारे जो ट्रेडिशनल स्किल्स होती है, जो हमारे ट्रेडिशनल वर्कर्स होते हैं जो कि वीविंग या बुनकर होते हैं, वो ये सारे जरी या जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह का काम करते हैं, उनको जो है यहाँ पे स्थापित करा गया था। इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, सबसे अच्छा हमारे स्पिनिंग में है। बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक एज इट कैन नॉट यूज़ मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न। जो हाई क्वालिटी का यार्न होता है उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, तो हमारे यहाँ पे जो वीविंग होती है उसमें लो क्वालिटी का जो है फैब्रिक होता है। तो ये कंडीशंस है जिसकी वजह से हमको जो है इतना
नहीं होता है और प्रॉब्लम होती है दूसरे जो आपकी मशीन से जो बन करके आती है उन कपड़ों के साथ में। यार्न प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, वीविंग इज़ डन बाय हैंडलूम, पावलूम एंड इन मिल्स। तो ये कंपटीशन बन जाता है जब आप मशीन मेड जो क्लोथ होता है और जो हमारा जो फैब्रिक जो होता है उसमें जो वीविंग से बन करके आता है, स्पिनिंग वीविंग के थ्रू जो हम बुनकर जो कटाई करके जो यार्न से बनाते हैं, तो ये जो है हमारे फैब्रिक्स में डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट है आपके हैंड स्पन जो खादी है, हाथ से जो बना हुआ खादी होता है, वो खादी आपको प्रोवाइड कराता है, बड़े पैमाने पे आपको लार्ज एम्प्लॉयमेंट देता है। आपको भी पता है जब गांधी जी ने जो चरखे से बना करके सूत तैयार करते थे, तो वही है कि आपको हर एक जगह पे जो छोटे पैमाने पे जो है इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के रूप में छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो अपने घरों में ही खोल लेते हैं एक कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में। छोटी सी जो उनकी इंडस्ट्रीज़ होती है जो वो घर में ही खोल लेते हैं, जिनसे उनका खुद का जो रोज़गार है वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान। यहाँ एक्सपोर्ट करती है जापान को इंडिया यार्न। और दूसरे और हैं इम्पोर्टर्स हमारे कॉटन गुड्स के, जो कि हमारे इंडिया से बाहर जाता है। कौन कौन से देशों को? यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, नेपाल, श्रीलंका एक्सेट्रा। और भी देश हैं जहाँ पे हमारा ये यार्न हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके जो ये है मैप दिया गया है जिसमें कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो आपकी ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ पे उसको लोकेट करने के लिए आपको एग्ज़ाम में अगर आता है तो इस तरीके से आपको लोकेट करना होगा। मेन जो सेंटर्स है जैसे आपके अहमदाबाद है, राजकोट है, पोरबंदर है, इंदौर, देवास, उज्जैन या हमारे जो हुगली है उसके लिए भी कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। तो ये कानपुर, मुरादाबाद और बारामूला, श्रीनगर, ये अलग अलग जो आपके कॉटन, वुलन और सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपको लोकेट करने के लिए आती हैं। इंडिया जो है आपके सेकंड लार्जेस्ट जो है इंस्टॉल करता है, उनके पास कैपेसिटी इंडिया के पास इतने स्पिंडल्स की ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखिए 43.13 मिलियन स्पिंडल्स जो हैं वो हमारे इतनी क्षमता है हमारे इंडिया में आफ्टर चाइना, यानी हम सेकंड पोजीशन पर तो फर्स्ट चाइना पे। सिंस द मिड 80s द स्पिनिंग सेक्टर हैज़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन। स्पिनिंग सेक्टर में जो है और ज़्यादा अटेंशन होने लगा है, यानी अब इसकी तरफ लोग और आगे बढ़ने लगे हैं। वी हैव a large share in the world trade of cotton yarn accounted for 1/4 of the total trade। जितना भी हमारा व्यापार होता है उसका 1/4 जो है हम कॉटन यार्न जो है उसमें इंक्लूड होते हैं। हमारे शेयरिंग वर्ल्ड ट्रेड में इतना है इसको कॉटन यार्न का, ठीक है। However, our trade in garments is only 4% of the world's total। और वर्ल्ड का 4% जो है हम वर्ल्ड के टोटल में से 4% सिर्फ हमारा गारमेंट्स का ही है। Our spinning mills are competitive at the global level and capable of using all the fibers we produce। स्पिनिंग मिल्स जो हमारे जो है इसमें कंपटीशन में आगे हैं और हम लोग ग्लोबल लेवल पर compete कर पा रहे हैं और हम कैपेबल भी हैं कि हम हर तरीके के फाइबर जो हमारे पास है उसको हम उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। द वीविंग, निटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज़ मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। जब वीविंग और निटिंग और प्रोसेसिंग जो यूनिट्स होती हैं हमारे पास उसमें हाई क्वालिटी यार्न जो है उसको हम जो कि प्रोड्यूस किया जाता है आपके कंट्री में वो मच ज़्यादा जो हाई क्वालिटी का होता है वो नहीं यूज़ कर सकते हैं इसके अंतर्गत। दे आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दीज सेगमेंट्स। इस सेगमेंट्स में जो आपके और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि कैसे वीविंग नेटिंग जो होती है प्रोसेसिंग यूनिट्स उसमें हाई क्वालिटी का यार्न हम लोग जो है नहीं यूटिलाइज़ कर सकते और हमारे यहाँ पे इतनी सारी जो है इसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं इसमें। बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज़ इन फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स, लेकिन ये टुकड़ों में भी हैं विच कैटर टू द लोकल मार्केट, जो कि लोकल मार्केट्स को भी अपने अंडर में लेती हैं। दिस मिसमैच इज़ अ मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के लिए जो है ये आपके
कमी है इसमें। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ आर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न वाइल अपैरल गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे जो स्पिनर्स उनको कॉटन यार्न एक्सपोर्ट करना पड़ता है, जबकि गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको इम्पोर्ट करना पड़ता है फैब्रिक। तो इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉबैक या कमी यहाँ पे आती है, जो लोकल जो हमारे मार्केट्स में जो और भी जो स्पिनर्स हैं उन लोगों के साथ, और जो गारमेंट जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको भी इम्पोर्ट करना पड़ता है ये फैब्रिक। नेक्स्ट है आपके इसमें कि हम कैसे जो है वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आवर वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वान्टिटीज़। हम जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं यार्न को बड़ी मात्रा में, उसकी बजाय हमको इम्प्रूव करने चाहिए हमारे वीविंग सेक्टर को, ठीक है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे ऑल्दो वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो है वो हमने जो है इसका प्रोडक्शन गुड क्वालिटी का स्टार्ट कर दिया, इंक्रीजमेंट हो गया इसमें, लेकिन द नीड टू इम्पोर्ट इज़ स्टिल फेल्ड, अभी भी हमको इसकी इम्पोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। पावर सप्लाई इज़ एरेटिक एंड मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड इन द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स इन पर्टिकुलर। तो हमको ये जो प्रोसेसिंग वीविंग वगैरह जो है प्रोसेसिंग सेक्टर्स में जो हमको पावर सप्लाई और जो मशीन्स की ज़रूरत होती है वो हमें सही तरीके से मिलनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर एंड स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। और क्या ड्रॉबैक्स है और क्या कमी है इसकी कि इसमें आपके जो आउटपुट है वो लेबर का वो भी नहीं होता है पूरा, और कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ, सिंथेटिक जो फाइबर इंडस्ट्रीज़ होती है उन लोगों के साथ। इस वजह से ये कमी हमारी होती है। अगर हम इन सब चीज़ों को दूर कर दें तो हमारी ये इंडस्ट्रीज़ जो कॉटन वाली हैं वो आगे और बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जूट टेक्सटाइल्स के लिए, ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट and jute goods and stands at second place as an exporter after बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद यानी बांग्लादेश फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे हम लोग हैं, और हम लोग जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट के, ठीक है। और देयर वर अबाउट 80 जूट मिल्स इन इंडिया इन 2010 एंड 11 की अगर हम बात करें तो हमारे 80 जूट मिल्स थी उस समय, और मोस्ट ऑफ दीज आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। इसका भी क्वेश्चन आता है आपके कि यहीं पे ही क्यों हुई, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था कि कॉटन जो है उसके लिए मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, तो उसी तरीके से जूट के लिए भी जो है वेस्ट बंगाल पे क्वेश्चन आपके आता है। मेनली along the banks of the Hooghly river in a narrow belt 98 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड। तो ये हुगली रिवर पे जो है इस वजह से आपको यहाँ पे ये अवेलेबल हो जाता है फैसिलिटीज़। फर्स्ट जो आपके जूट मिल थी वो यहाँ पे सेटअप की गई थी कोलकाता, नियर कोलकाता इन 1859 एट रिश्रा। आफ्टर पार्टीशन के बाद जो ये 1947 में जो है द जूट मिल्स रिमेन इन इंडिया। आपके 1947 के बाद जो है ये आपके जूट मिल्स रह गई थी इंडिया में, बट 3/4 जो है वो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वो बांग्लादेश चला गया, बांग्लादेश की तरफ मिला दिया गया था, जो कि आपके ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन इन द हुगली बेसिन। मैंने अभी बताया था आपको कि क्या रीजंस है, कौन कौन से कारण है, फैक्टर्स है रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए कि लोकेशन जो है हुगली बेसिन जो है आपके लिए ज़रूरी है, वहीं पे ही सेटअप किया गया था ये जूट मिल्स। प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज। यानी ये सारी फैसिलिटी, वाटर भी आपको मिल रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी मिल रहा है, अच्छा नेटवर्क भी आ रहा है, किस चीज़ का, रेलवे, रोडवेज और वाटरवेज तीनों, यानी आपके रेलवेज़ के थ्रू, रोडवेज़ के थ्रू आपका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, वाटरवेज़ के थ्रू भी, ठीक है। फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द मिल्स, और जितना भी आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहाँ पे उस वजह से भी आपको, और अबंडेंट वाटर जो है आपके लिए जो चाहिए उसके लिए प्रोसेसिंग के लिए वो भी है। चीप लेबर आपको मिल जाता है वेस्ट बंगाल से, और जितने भी आपके इसके आसपास के बिहार, उड़ीसा और यूपी के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे वेस्ट बंगाल तक जो है लेबर पहुँच जाते हैं। कोलकाता जो एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। जूट
गुड्स। तो कोलकाता जो है अर्बन सेंटर्स के रूप में आपके प्रोवाइड कराता है बैंकिंग, उसमें इंश्योरेंस भी है और पोर्ट फैसिलिटीज़ तो आपके लिए अवेलेबल है ताकि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जूट गुड्स को। क्लियर? तो ये रीजंस अगर आपके आते हैं तो इनको आप पॉइंट्स में लिख करके एक्सप्लेन करेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है। In 2010 and 11, the jute industry was supporting 3.7 lakh workers directly and another 40 lakhs and small and marginal farmers who were engaged in cultivation of jute and mista. Many more people were associated indirectly. यानी इतने सारे वर्कर्स को जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया गया 2010 और 11 में। Challenges faced by the industry include stiff competition in the international market from synthetic substitutes and from other competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and Thailand। अब आपको पता है कि और भी सिंथेटिक सब्सटीट्यूट हैं आपके पास। कपड़े की जो वैरायटी है वो अलग अलग होती है, आप कॉटन भी है, जूट भी है और बहुत सारे हैं सिंथेटिक। तो इस तरीके से अलग अलग जो सब्स्टिट्यूशन है आपके, तो इससे आपके इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन जो है इसको झेलना पड़ता है इस इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, ये एक चैलेंज है क्योंकि इन सब देशों से जो है आपके यहाँ पे ये आते हैं, तो उस वजह से इनको कंपटीशन झेलना पड़ता है। हावेवर द इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज़ ऑफ जूट पैकेजिंग। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है मैंडेटरी कर दिया है कि वो जूट पैकेजिंग जो है उसको कंपलसरी कर दिया है, तो उसकी वजह से इंक्रीज़ हो गई ये डिमांड हमारे यहाँ पे। ठीक है, टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोडक्ट्स नीड टू बी डाइवर्सिफाइड। और इस डिमांड को जो है करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो है अलग अलग तरीके से हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से। इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अलग अलग तरीके से इसको नीड्स को जो फुलफिल करने के लिए किया गया। तो पहला जो है 2005 की बात करें तो नेशनल जूट पॉलिसी जो है उसको फॉर्मुलेट की गई विद द ऑब्जेक्टिव। इसका उद्देश्य था कि आप इंक्रीज़ करें इसकी प्रोडक्टिविटी जूट की। ठीक है, इम्प्रूविंग क्वालिटी, इसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, एंश्योरिंग गुड प्राइसेस टू द जूट फार्मर्स एंड एनहेंसिंग द यील्ड पर हेक्टर। आपके हर पर हेक्टर में जो है इसका जो प्रोडक्शन हो ज़्यादा हो और उसकी प्राइस भी जो फार्मर्स को अच्छी मिल जाए, तो क्वालिटी भी अच्छी हो, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाए इन लोगों की। मेन जो मार्केट्स है यूएसए, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पे ये सब चीज़ें आप बेचते हैं। द ग्रोइंग global concern for environment friendly biodegradable materials has once again opened the opportunity for jute products। क्योंकि जूट जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, दोबारा से आप उसको इको फ्रेंडली है, इस तरीके से आपकी प्लास्टिक और इन सब चीज़ों से जो है या सिंथेटिक्स चीज़ों की बजाय अगर आप जूट से जो बनी हुई चीज़ें हैं उनको आप यूटिलाइज़ करेंगे तो वो इको फ्रेंडली होगी। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स इसमें यूटिलाइज़ होते हैं, तो उस वजह से जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जूट प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज़ करने के लिए। तो आज हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री इस जो है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है उनका हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं उस तरीके से हमने देखा कि कॉटन टेक्सटाइल का अगर पूछा जाए तो आपको कैसे पॉइंट्स लिखने हैं, और जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का अगर आपको पूछे तो किस तरीके से। मैंने बता दिया कि इसमें आपके वेस्ट बंगाल के लिए आता है क्वेश्चंस, और क्या स्टिफ कॉम्पिटिशन है वो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग अपने नोट्स बना लीजिए और उसको लर्न करना भी शुरू कर दीजिए। कल हम दोबारा से शुगर इंडस्ट्रीज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आके और शुगर इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करेंगे।